अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़ातिनो हज़रात, मुअज़्ज़ज़ रमान मज़ीरक साहब, अब फिर आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम आज शुरू करने जा रहे हैं। हेडिंग आपके सामने नज़र आ रही है आपको, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। जनाब, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के वेरी फर्स्ट वीडियो में कि एटम्स का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, यानी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। तो आज हमें इस सवाल का जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में कि स्पेक्ट्रम बनते क्यों हैं और एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम ही क्यों होता है, किसी और तरह का स्पेक्ट्रम क्यों नहीं होता। तो जनाब, कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। तो जनाब, हमें इतना तो अंदाज़ा है, अब हमने वेरी प्रीवियस वीडियो में जो आपने आई होप के देख ली होगी, तो कि जो एनर्जी है nth ऑर्बिट में, जो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो एनर्जी होती है जनाब ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट, जो कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ओवर एन स्क्वायर। और वो किसी भी ऑर्बिट से जब वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो अगर तो लोअर से हायर ऑर्बिट में जाए तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। लोअर से हायर का मतलब पहले से दूसरे ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। ये फिजिकली भी ऑर्बिट हायर है और एनर्जी के लिहाज से भी हायर है। लेकिन ये बात भी आप ध्यान में रखें कि जो एनर्जी है किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में बेटा जी चूंकि n स्क्वायर है, इसलिए जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में जाएंगे एनर्जी लेवल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। जो रेडियस है उसमें आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, इसका मतलब है जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में जाएंगे फिजिकल डिस्टेंस ऑर्बिट्स के दरमियान ज्यादा होता जाएगा, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, बेशक आपको लग जाएगा पता, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो बहरहाल nth ऑर्बिट में एनर्जी ये है। फर्ज करें, देखिए स्पेक्ट्रम बनता है तब जब इलेक्ट्रॉन, स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तब खारिज होती है जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा। तो अगर हायर ऑर्बिट है nth और उसमें एनर्जी है ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर, और लोअर ऑर्बिट है p, तो उस लोअर ऑर्बिट में एनर्जी है ई पी इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर p का स्क्वायर। तो याद रखिए कि n इज ग्रेटर देन p है, तो n इज ग्रेटर देन p है। हायर ऑर्बिट n है, लोअर ऑर्बिट p है। तो जनाब अगर हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी, जितना एनर्जीज के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है। E इज इक्वल टू ई एन माइनस ई पी। ई एन क्या है, माइनस ई स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर माइनस ई नॉट ओवर पी स्क्वेयर। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा जी, जमा हो जाएगा। तो एनर्जी जो रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन वो कितनी होगी, माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वेयर प्लस ई नॉट ओवर पी स्क्वेयर। दैट मीन्स के ई इज इक्वल टू ई नॉट ओवर पी स्क्वेयर माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वेयर। ई नॉट है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो एनर्जी E इज इक्वल टू एच एफ, ई इज इक्वल टू एच एफ, यानी कि एच सी ओवर लेमडा इज इक्वल टू ई नॉट आ गया जनाब कॉमन इंटू 1 माइनस पी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर। आप देखें फार्मूला थोड़ा थोड़ा देखा देखा सा लगने लग गया है। जरा मैं बोर्ड ऊपर को चला लूँ थोड़ा सा, फिर कार्रवाई का आगाज करते हैं आगे। जी जनाब, तो अब एक सेकंड जनाब, ये नज़र नहीं आ रहा कुछ, यहाँ पे ठीक है। तो जनाब एच सी ओवर लेमडा इज इक्वल टू ई नॉट इंटू 1 ओवर पी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर, यानी कि 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू ई नॉट ओवर एच सी इंटू 1 ओवर, ये देखिए इस चैप्टर की वेरी फर्स्ट वीडियो में, जो वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रल लाइंस वाले फॉर्मूला देखे, उनमें यही था। बस पी की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी, वो अभी हम देखते हैं। ये सी है, एक मिनट ज़रा मैं थोड़ा सा रेज करूं इसको, सी दोबारा लिखते हैं, ये सोना नहीं लिखा गया, ओह सॉरी दाना हो तो हैं, ओह
तो जनाब ये चलो पहले से तो कुछ सोना हो गया ना। तो जनाब 1/λ इज इक्वल टू E0/h c इंटू 1/p² माइनस 1/n² बनेगा। तो जनाब ये जो E0/hc है ये कहलाता है जनाब रेडबर्ग कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 1.0974 इंटू 10⁻⁷ यूनिट इसके हैं पर मीटर। देखिए ये तो सिर्फ क्वांटम नंबर्स हैं, ऑर्बिट नंबर हैं। तो जनाब बाकी ये इनके सारे यूनिट 1/λ के बराबर होंगे, यानी पर मीटर के बराबर होंगे। आप E0 की वैल्यू का आपको पता है बटा HC, ये जवाब ये नहीं निकलेगा ज़्यादातर स्टूडेंट से जब आप निकालते हैं। E0 ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, मैं आपको आइडिया देता हूँ। E0 की वैल्यू जब आप लिखते हैं ना, ज़्यादातर क्या करते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय H 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ ऐसे लिखते हैं। ये सही नहीं है, यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड यूनिट में लिखना है। इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसे जाउल में कन्वर्ट करना है। अब जब आप लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू निकल आएगी ऐसे करके, ठीक हो गया ना। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि अगर ये प्रूव करने के लिए कहा जाए रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, तो E0 की वैल्यू आपने जाउल में लिखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं लिखना है। एक बात ठीक है जी। दूसरा, अब आप देखें इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया तब उसने फोटोन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को खारिज किया। तो अगर वो हायर ऑर्बिट n है, लोअर ऑर्बिट है p, तो अगर लोअर ऑर्बिट जो p है, देखिए ये है इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी में ऑर्बिट ऐसे करके बनाता हूँ, ये ग्राउंड स्टेट है, ये है जनाब पहला ऑर्बिट, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनने लगी है, ये दूसरा ऑर्बिट है। और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में जाएंगे एनर्जी लेवल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाएगा। E4 के बाद E5, तो E5 के बाद E6 आएगी। तो जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में जाएंगे, देखिए मैंने कोशिश की कि ऐसे बनाऊं कि एनर्जी का डिफरेंस कम होता नज़र भी आए आपको। तो अब आप देखें कि अगर ऐसा हो सूरत हाल कि इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आए, P की जगह पे रखें आप 1, चले मैं P की जगह पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं P को करता हूँ अरेज और इसकी जगह पे लिखता हूँ जनाबे आली 1। P की जगह पे लिखा जाने लगा है अभी 1, ए लो जी 1/1², ठीक हो गया जी। तो जब किसी भी हायर ऑर्बिट से देखें इलेक्ट्रॉन आ रहा है जनाब, फर्ज करें कि दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में, तो यहाँ पे n की जगह पे आएगा 2, ये तो 1 ही है, ठीक। तो फिर आप देखिए पहले दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है ज्यादा, दूसरे और तीसरे के दरमियान डिफरेंस उससे कम, तीसरे और चौथे के दरमियान डिफरेंस उससे कम, चौथे और पांचवें के दरमियान डिफरेंस उससे भी कम होगा। तो पहले दो ऑर्बिट्स के दरमियान कम से कम हाइड्रोजन एटम में एनर्जी का डिफरेंस इतना है कि ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में बनता है। इसलिए जब दूसरे से पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन खारिज होंगी, ये बनती है जनाब अली लाइमन सीरीज। तो जब तीसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा, चौथे से पहले में आएगा, पांचवें से पहले में आएगा, छठे से पहले, किसी भी हायर ऑर्बिट से पहले में आए, याद कीजिए पहले लेक्चर में हमने कहा था कि ये 1 है और ये n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। ग्रेटर देन 1 क्यों होगी? क्योंकि या तो दूसरे से पहले में आएगा, तीसरे से पहले में आएगा, चौथे से पहले में आएगा, पांचवें से पहले में आएगा। तो पहले से पहले में थोड़ी आएगा, और नीचे से पहले से कम वैसे होता भी नहीं, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा फिर तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा ही नहीं। तो ये बन गई क्या जनाब? ये बन गई लाइमन सीरीज। तो अगर यही इसी 1 की जगह पे अगर आ जाए जनाब आली 2, तो जनाब 1 की जगह पे अगर 2 लिखा जाए तो फिर क्या होगा? लो जी 1 की जगह पे 2 आ जाएगा तो ये बन जाएगी बाल्मर सीरीज। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है अब सेकंड ऑर्बिट में, तो तीसरे से दूसरे में आएगा, चौथे से दूसरे में आएगा, या पांचवें से दूसरे में आएगा, या छठे से दूसरे में आएगा, या सातवें से दूसरे में आएगा। तो पहले और दूसरे की बजाय दूसरे, तीसरे, दूसरे, चौथे, दूसरे, पांचवें के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा है, ये अल्ट्रावायलेट से कम हो गए, अब विजिबल में आ जाएगी। अब ये विजिबल रेडिएशन खारिज होगी। और इसके बाद अगर यहाँ पे 2 की बजाय यहाँ पे आ जाए 3, तो किसी भी हर ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आएगा
तो क्या होगा जनाब, उसके बाद फिर अब शुरू होगी अगली जो इंफ्रारेड सीरीज है, पास्चन सीरीज शुरू होगी। तो लो जी, पास्चन सीरीज में किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएगा जनाब, कहाँ पे, किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएगा जनाब आली अब तीसरे ऑर्बिट में। लो जी अब बनाते हैं जी तीसरे ऑर्बिट में, ये चौथे से तीसरे में, पांचवें से तीसरे में, छठे से तीसरे में, या फिर जनाब आली सातवें से तीसरे में, ये बन रही है जनाब आली पास्चन सीरीज। इसी तरह से किसी भी हायर ऑर्बिट से जब चौथे ऑर्बिट में आएगा, पांचवें में आएगा या छठे में आएगा, तो जनाब ये बनती पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज ये बनती चली जाएंगी। और हमने कहा था कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा, बिल्कुल वो डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट क्यों होगा, उसमें वेवलेंथ डेफिनेट होंगी, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होंगी। क्यों, हर दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस डेफिनेट है, हर दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस डेफिनेट है। तो क्या होगा जी, फिर इसका मतलब है कि देयर इज अ डेफिनेट डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2, E2 एंड E3, E3 एंड E4, E1 एंड E3, E1 एंड E4। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, ऑर्बिट्स इन्फिनिट हैं, ठीक। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के नतीजे में हर एक किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, आएगा, फॉल करेगा, तो डिफरेंट रेडिएशन खारिज करेगा, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन खारिज करेगा। किसी एक स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ आप यहां से इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। तो हर एटम का स्पेक्ट्रम यूनिक स्पेक्ट्रम है, उसकी पहचान है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में जो पहला ऑर्बिट है उसकी पोजीशन हीलियम के मुकाबले में डिफरेंट है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है जो अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, हीलियम में दो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी तरह से किसी और में कुछ और कर रहे हैं। तो हर एक एटम में डिफरेंट ऑर्बिट्स की पोजीशन और इनके दरमियान एनर्जीज का डिफरेंस और इनकी एब्सोल्यूट एनर्जीज वो बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू एनी अदर एलिमेंट। तो हर एलिमेंट के में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा, किसी भी ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में आएगा, तो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन खारिज होंगी। वो एक के मुकाबले में दूसरे के साथ मैचिंग चांस की बात है, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, निग्लिजिबली स्मॉल चांस है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। और ज्यादा चांस ये है कि ऐसे नहीं होगा, अगर होगा भी कोई एक आध वेवलेंथ हो सकता है कि मैच कर जाए, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो हर एटम का स्पेक्ट्रम ओवरऑल, एक वेवलेंथ की हम बात नहीं कर रहे, एक हर एटम का स्पेक्ट्रम उसकी पहचान है। किसी एक एटम का स्पेक्ट्रम दूसरे से मैच नहीं करेगा, इसीलिए हम स्पेक्ट्रम देख के पता चल जाता है। गांव में जाए ना पिंडा च, वो कहते जनाब किदा तू, किसके बच्चे हैं आप, किसके हैं आपके आबाओ अजदाद क्या है, वो कहते तेन देख के पता लग गया तेरे सियाने किदा दे होने हैं। और पिंडा च कुत्ता को तंग करे ना उन्हें बट्टा मार दे, डायलॉग होता है हमारे पंजाबी में, तेरे रखने वाले दी, मतलब ये कि मालका नूं कहंदे जिन्हें तेरी है जी तरबियत की। तो स्पेक्ट्रम देख के पता चल जाता है कि इसका ओरिजिन कौन सा एलिमेंट है, उसकी बुनियाद का पता चल जाता है। आज का टॉपिक हमारा छोटा सा था, लेकिन आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि एटम का स्पेक्ट्रम अब क्यों ऐसा होता है। तो जनाब अगली वीडियो में हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी और एक्टिविटी के साथ, मतलब अगले लेक्चर के साथ। तो जनाब आली तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वैसे रस्म दुनिया के तौर पे कहा जाता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मर्जी है, कर लेंगे तो अल्लाह आपका भला करेगा, नहीं करेंगे तो कोई नहीं, मैं फीस ले ही लेनी है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।